सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन के चतुर्थ अध्याय का द्वितीय अन्हिक हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए ये प्रसंग चल रहा है। तो यहाँ इन्होंने बताया था कि अवयवी में जो हमारा मिथ्या संकल्प पूर्वक जो भाव होता है और उस अवयवी की जो निमित्त संज्ञा और अनुव्यंजन संज्ञा है वो हमें अधर्म से युक्त कर देती है और जो उसकी भेद अवयव भेद से जो संज्ञा की जाती है अलग अलग अंगों की तो वो फिर तत्व ज्ञान के लिए हमारे लिए सहायक होती है। तो ये अवयवी है ही नहीं ऐसा इनका पूर्व पक्षी का कहना था कि अवयवी तो होता ही नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने 3 दोष बताए थे। कृत्स्न एक देश अवृत्तित्वात् अवयवानाम अवयवी अभाव, फिर का तेषु च अवृत्ते अवयवी अभाव, फिर तीसरा का पृथक च अवयवेभ्यो अवृत्ते है अवयवी अभाव। 3 दिए हेतु इन्होंने। तो इसका इन्होंने परिहार कर दिया था। एकस्मिन् भेदाभावात् भेद शब्द प्रयोग अनुपपत्ते अप्रश्न। कि आपने ये जो 3 प्रश्न पूछे ये प्रश्न बनेंगे ही नहीं क्योंकि एक में भेद का अभाव होता है। अवयवी ऐसा बोलते ही कोई एक चीज हमारे सामने आती है और एक में ये कृत्स्न का या अवयवों का ये कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। एक तो एक ही होता है क्योंकि भेद के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक होने चाहिए। तो अन्य अवयवा अभावात नैक देशेन वर्तते इति अहेतु। एक में अवयवों का भी अभाव होने से एक देश होगा ही नहीं तो इसलिए भी तीनों को अहेतु बताया इन्होंने। अवयवांतर भावे अपि अवृत्ते अहेतु। और आपने कहा था कि अवयवों में तो अवयवी रह नहीं सकता है। अवयवी ना तो एक अवयव में रह सकता है, ना तो एक देश में रह सकता है, ना तो संपूर्ण अवयवों में रह सकता है। तो इसका मतलब अवयवी रहेगा कहाँ फिर? एक अवयव में तो पूरा अवयवी इसलिए नहीं रह सकता है कि अवयव तो छोटा सा, अवयवी बड़ा, तो दोनों का परिमाण भेद हो गया। एक देश में भी इसलिए नहीं रहेगा कि दोनों का परिमाण भेद है। और सब अवयवों में अवयवी इसलिए नहीं रहेगा कि सब अवयवों में यदि अवयवी रहता है तो अवयव तो रहे ही नहीं फिर। तो इसका इन्होंने उत्तर दिया था अवयवांतर भावे अपि अवृत्ते अहेतु। भाई अवयवी अवयवों में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं वो आश्रय आश्रित भाव से ही तो रहते हैं। तो सब अवयवों में तो अवयवी रहेगा ही क्योंकि उनका आपस में संबंध है अवयव अवयवी का। तो लास्ट में इन्होंने एक बात कही कि यहाँ पर तस्मात् अवयवी अभिमान प्रतिसिध्यते। ये जो प्रकरण है इससे हम अवयवी का प्रतिषेध नहीं करना चाहते हैं कि अवयवी होता ही नहीं है, बल्कि अवयवी में जो मिथ्या अभिमान है, उल्टा पुल्टा जो दिखता है, जो दोष युक्त अवयवी निर्दोष मालूम पड़ता है हमें या ग्रहण करने योग्य मालूम पड़ता है, उसका प्रतिषेध किया है। निश्चेष कामस्य अवयवी अभिमान प्रतिषिध्यते न अवयवी।
जो निश्रेयस की कामना रखने वाला साधक है उसको अवयवी का जो मिथ्या अभिमान है उसके लिए प्रतिषेध किया जा रहा है, न कि अवयवी का। यथा रूपादिषु मिथ्या संकल्प न रूपादय, जैसे कि रूप आदियों में मिथ्या संकल्प का प्रतिषेध किया जाता है, रूप आदि का प्रतिषेध नहीं किया जाता है। भाई कुछ लोग होते हैं ना ऐसे भी, कुछ लोगों ने आप ऐसे सुना जाता है कि भाई उनकी आंखों ने दोष को देखा और उन्होंने फिर अपनी आंखें नष्ट कर दी। तो आंख नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आंख के अंदर जो दोष है उसको नष्ट करने की आवश्यकता है। निश्रेयस की कामी को रूप आदि को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, रूप के प्रति जो दोष मन में आया था उसको नष्ट करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे भी उदाहरण हमने सुने कि बोले इसका ना रूप बड़ा सुंदर था तो उसके कारण मुझे राग हुआ और अब इसने मना कर दिया, तो उसने उठा के तेजा फेंक दिया उसके मुंह पे। अब सारी जिंदगी रूप का जो अभिमान है तो उससे ठीक है, उसका रूप तो नष्ट हो गया, पर तेरे अंदर जो रूप के प्रति दोष था, आकर्षण था, राग था, वो तो नष्ट नहीं हुआ। तो मेन कारण कौन था? मिथ्याभिमान, मिथ्या संकल्प। तो इसलिए कह रहे हैं कि इन सब विषयों के प्रति, भोजन के प्रति आकर्षण था, जीभ को काट दिया, तो आकर्षण थोड़ी मिटेगा इससे। तो काटने योग्य जीभ नहीं है, जीभ के माध्यम से जो अंदर आकर्षण है, राग है खाने के प्रति, उसको मारने की आवश्यकता है, क्योंकि मूल तो वो है। तो ये इन्होंने एक अच्छी बात कही, यथा रूपादिषु मिथ्या संकल्पः प्रतिसिध्यते न रूपादय इति सर्वाग्रहणम अवयवी असिद्धे इति। सिद्धांति कह रहे हैं यदि आप अवयवी का निषेध करेंगे ना तो सारे व्यवहार ही अग्रहित होने लगेंगे, सब व्यवहारों की असिद्धि हो जाएगी, क्योंकि सारे व्यवहार किसके आधार पे होते हैं? अवयवी के आधार पे होते हैं। प्रत्यवस्थितो अपि एतद् आह, तो ऐसा खंडन होते हुए भी पूर्व पक्षी अगली बात कह रहे हैं कि नहीं, केश समूहे तैमीरिकोपलब्धिवत तदुपलब्धि ही। कह रहे नहीं, ये केश समूह है, जैसे एक केश तो दिखाई नहीं देता है। बात क्या थी कि भाई यदि आप अवयवी को नहीं मानोगे, अवयवों को मानोगे, तो लोक व्यवहार कैसे सिद्ध होगा? लोक व्यवहार क्यों सिद्ध नहीं होगा? क्योंकि अवयव तो दिखते ही नहीं है, अवयव तो बहुत सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है, वो तो परमाणु दिखाई थोड़ी देता है। परमाणु के संयोग से जो एक कार्यांतर वस्तु बनती है, कार्य द्रव्य, उससे व्यवहार चलते हैं। हमारा जो शरीर है मनुष्यों का, तो वो किससे बना है? परमाणुओं से बना है ना। जो 5 भूतों के जो सूक्ष्म परमाणु हैं, उनके संयोग का नाम ही तो शरीर है, और वो दिखते नहीं है, संयोग में तो दिख रहा है। अब इसका यदि हम विखंडन करते जाएं तो जाकर के परमाणु पे रुकेंगे, और वो दिखते नहीं, वो तो अतीन्द्रिय है। तो कह रहे हैं कि नहीं, वो एक परमाणु तो भले ही नहीं दिखता है बाल की तरह से, जैसे सिर का एक बाल सामने रखें तो अच्छी आंख उसको तो दिख जाएगा, जिसकी दृष्टि थोड़ी कमजोर है तो एक बाल नहीं दिखेगा। पर ऐसे ही एक समूह बालों का ले आई, 1000-2000 बाल इकट्ठे करके वो दिख जाता है। तो पूर्व पक्षी का ये कहना है एक परमाणु भले ही ना दिखे, पर बहुत सारे परमाणु इकट्ठे हो गए तो लोक व्यवहार चलेगा उन परमाणुओं से, ये उसका कहना है। कह रहे जैसे तैमीरिक होता है, एक आंख का रोग होता है ना जिसको दिखता नहीं है, हैं? रतौंधी। तो तिमिर रोग का जो रोगी है, तिमिर नेत्र वाले, तिमिर रोग वाले रोगी को एक केश का ग्रहण भले ही ना हो, लेकिन केश समूह उपलब्धि, लेकिन केश का जो समूह है, बहुत सारे केश है, उनकी तो उपलब्धि हो जाती है ना। तो तद्वत उपलब्धि ही अवयवानाम, वैसे अवयवों की भी उपलब्धि हो जाएगी, तो लोक व्यवहार क्यों नहीं चलेगा? यद्यपि इसका खंडन हो चुका है पहले कि अवयवों से लोक व्यवहार नहीं चलेगा, तो भी प्रत्यवस्थितोपि एतद् आह, खंडित होता होता भी एक अपना पक्ष में और साहस कर रहा है, दुस्साहस कर रहा है। कह रहे हैं अथ एकैकः केशः तैमीरिकेण नोपलभ्यते। तिमिर रोग
रोग वाले की तरह एक एक केश की उपलब्धि भले नहीं होती है, लेकिन केश समूहस्तु उपलभ्यते, लेकिन उसको भी केश समूह तो उपलब्ध हो ही जाता है। ज्यादा बाल हो तो फिर उसको दिखता है। तथा वैसे ही एक ही को अणु नोपलभ्यते, एक एक अणु भले ही उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन अणु संचयस्तु उपलभ्यते, लेकिन बहुत सारे अणुओं का, परमाणुओं का जो संचय है तो उससे लोक व्यवहार चलेगा। तदिदम अणु समूह विषयम ग्रहणम इति, तो लोक में जो भी ग्रहण हो रहा है हमें वस्तुओं का, वो क्या है? अणु समूह विषयम, अणुओं का समूह है और उससे संबंधित ही सारे विषय हैं, उन्हीं का ग्रहण हो रहा है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, स्व विषय अनतिक्रमेण इंद्रियस्य पटु मंद भावात् विषय ग्रहणस्य तथा भावो ना विषय प्रवृत्ति ही। स्व विषय अनतिक्रमेण, अपने अपने विषय का अनतिक्रमण करते हुए, माने अतिक्रमण न करते हुए। इंद्रियां कैसी हैं? अपने अपने विषय का अतिक्रमण नहीं करती हैं। जैसे चक्षु का विषय है रूप, तो चक्षु रूप का अतिक्रमण नहीं करती। अतिक्रमण मतलब कि रूप को भी देखे और उसके साथ साथ गंध को भी देखे, ऐसा नहीं होता है। तो स्व विषय अनतिक्रमेण इंद्रियस्य, इंद्रियों के अपने अपने विषयों का अतिक्रमण न करने से, पटुमंद भावात् विषय ग्रहणस्य, हाँ वो जो इंद्रिय है उसके पटु या मंद भाव होने से विषय का ग्रहण कम ज्यादा तो हो सकता है। जैसे आंख बिल्कुल ठीक ठाक है तो वो तीव्रता से अपने विषय का ग्रहण करेगी, और मंद हो गई है तो हो सकता है उसको रूप आदि मंद दिखाई दे। पटु मंद भावात विषय ग्रहणस्य तथा भाव, तो इससे पता लगता है कि इंद्रियां अपने विषय वाली ही हैं। तथा भाव माने अपने अपने विषय वाली हैं। न अविषय प्रवृत्ति ही, उनकी अविषय में प्रवृत्ति नहीं होती है। तो अब जो ये परमाणु हैं, ये कौन सी इंद्रिय के विषय हैं? किसी भी इंद्रिय के विषय नहीं है, अतीन्द्रिय है ना वो। तो वो दिखेंगे किससे, ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई चलो हम आपकी बात मान भी लें कि अवयवी नहीं है, सब अवयवों का ही समूह है, पर उससे लोक व्यवहार चलेगा कैसे? क्योंकि इंद्रियां तो केवल अपने ही विषय का ग्रहण करती हैं, और ये जो परमाणु हैं ये किसी भी इंद्रिय के विषय नहीं है, ये तो अतीन्द्रिय है। यथा विषयम इंद्रियाणाम पटुमंद भावात विषय ग्रहणानाम पटुमंद भावो भवति, बोलिए इंद्रियां जो हैं वो अपने ही विषय वाली होती हैं, और उसमें भी उसका पटुमंद भाव देखे जाने से, किसी विषय को वो बहुत पटुता से देखती हैं, किसी को मंदता से देखती हैं, ग्रहण करती हैं। पटुमंद भावात विषय ग्रहणानाम पटुमंद भाव भवति, इंद्रियां पटु और मंद भाव वाली होती हैं। चक्षु खलु प्रकृष्यमाणम ना विषयम गंधम गृह्णाति, बोले चक्षु जो है वो प्रकृष्ट होती हुई, बहुत उत्कृष्ट होती हुई भी अविषयम गंधम न गृह्णाति, जो उसका अपना विषय नहीं है, जैसे गंध, उसका ग्रहण कभी नहीं करती है। कितनी भी उत्कृष्ट क्यों ना हो तो भी वो अपने ही विषय का ग्रहण करेगी, रूप का ही ग्रहण करेगी, गंध का ग्रहण कभी नहीं करेगी। और निकृष्यमाणम च न स्व विषयात् प्रच्यवते, और कितनी भी कमजोर भी हो जाएगी तो भी अपने विषय से वो हटती नहीं है। रूप भले ही उसको थोड़ा कम दिखेगा, धुंधला दिखेगा, लेकिन दिखेगा जरूर। सोयम तैमिरिकः, तो ये जो रतौंधी रोग वाला व्यक्ति है, कश्चित चक्षु विषयम केशम न गृह्णाति कश्चित गृह्णाति केश समूह, तो इसलिए ये तैमिरिक जो है ये एक बाल को नहीं देख पाता है, किस लिए? इंद्रिय के मंद भाव वाला होने से, और केश समूह को देख लेता है क्योंकि वो थोड़ा स्पष्ट हो जाता है केश समूह, लेकिन दोनों हैं तो इंद्रिय के विषय ना। तो उसका उदाहरण यहाँ अवयवों में आप नहीं ला सकते हैं तैमिरिक का। तैमिरिक का उदाहरण देके ही तो इन्होंने अवयव से व्यवहार करने की बात की ना। तो उन्होंने कहा कि देखो तैमिरिक की जो चक्षु इंद्रिय है वो रूप का अतिक्रमण नहीं करती है,
एक बाल यदि उसको नहीं दिखता है तो इसका कारण क्या है? मंदता इंद्रिय की। और पूरा समूह दिख जाता है तो ये भी इंद्रिय का ही विषय है। तो अपने इंद्रिय के विषय से वो कभी हटती नहीं है, उसमें पटुता या मंदता बेशक आ जाए। तो ये उदाहरण आपका उचित नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि उभयम ही एतैहि तिमिरेण चक्षुषा गृह्यते हैं। उभयम ही अतिमिरिकेण नहीं, हाँ, जिसको तिमिर रोग नहीं है, अतिमिरिकेण उभयम ही चक्षुषा गृह्यते, उसको एक बाल भी दिखाई दे जाएगा और केश समूह तो दोनों को ही दिख रहा है। तो इससे क्या पता लगा? जिसको दोनों दिख रहे हैं तो वो पटुता वाला है, उसकी इंद्रिय पटु है। और जिसको बाल तो नहीं दिखता पर समूह दिख जाता है, तो इसका मतलब उसमें थोड़ी सी मंदता आई है। लेकिन दोनों ही चीज है इंद्रिय के ही विषय, एक बाल भी और बाल का समूह भी। परमाणु वस्तु अतीन्द्रिया इंद्रिय अविषय भूता न केनचित इंद्रियेण गृह्यन्ते। लेकिन आप इस उदाहरण को लेकर जो परमाणु की बात कह रहे हो, तो परमाणु वस्तु अतीन्द्रिय, परमाणु तो अतीन्द्रिय है, वो आंख से कैसे दिखेंगे? इंद्रिय अविषय भूता, वो तो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है, चक्षु का ही नहीं, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है। न केनचित इंद्रियेण गृह्यन्ते, वो तो किसी भी इंद्रिय से गृहित नहीं होंगे। आपको कि चलो आंख से भले ही नहीं दिखेंगे, टटोल टटोल के व्यवहार कर लेंगे, छू करके तो छुए भी नहीं जा सकते, सूंघ करके व्यवहार कर लेंगे, वो भी नहीं हो सकता। तो ये तो अतीन्द्रिय है, इसलिए कोई भी इंद्रिय के विषय का ग्रहण नहीं होगा, किसी भी इंद्रिय से इनका ग्रहण नहीं होगा, अवयवों का। और यदि मान भी लो यद्यपि न केनचित इंद्रियेण गृह्यन्ते, प्रत्यक्षेण, ये अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, प्रत्यक्ष रूप से वो किसी भी इंद्रिय से गृहित नहीं होते हैं। समुदितास्तु गृह्यन्ते, यदि आप यूं कहो कि वो एक एक परमाणु तो किसी इंद्रिय से गृहित नहीं होगा, लेकिन उनको इकट्ठा कर दिया जाए, समुदित कर दिया जाए तो वो गृहित हो जाते हैं। तो यहाँ पूर्व पक्षी के मत में तो समुदित का मतलब है इकट्ठे होना, और सिद्धांति के पक्ष में समुदित का मतलब है अवयवी के रूप में। तो अवयवी के रूप में तब वो गृहित हो जाते हैं। तो कह रहे हैं इति अविषय प्रवृत्ति इंद्रियस्य प्रसज्जेत। यदि आप यूं कहो कि अतीन्द्रिय के विषय, अतीन्द्रिय विषय वाले होते हुए भी समुदित परमाणु गृहित हो जाते हैं, तो इति अविषय प्रवृत्ति इंद्रियस्य प्रसज्जेत। तो फिर तो इंद्रियों की अविषय में भी प्रवृत्ति होने लगेगी। तो फिर तो कोई भी इंद्रिय किसी भी विषय में प्रवृत्त होने लगेगा, तो ये दोष आएगा ना। न अर्थांतरम अणुभ्यो गृह्यते इति, माने आपका मत क्या है कि परमाणुओं से भिन्न जो उत्पन्न होने वाला अवयवी है उसको तो आप ग्रहण करते नहीं हो। न जातु अर्थांतरम अणुभ्य अर्थांतरम, परमाणुओं से भिन्न अर्थात अवयवी, वो न गृह्यते त्वया, आपके द्वारा उसका तो ग्रहण होता नहीं है। और जो परमाणु है वो अतीन्द्रिय हैं, तो फिर होगा कैसे? ते खलु इमे परमाणवः सन्निहिता गृह्यमाणा अतीन्द्रियत्वं जहति। तो कह रहे दोनों तरफ से दोष आएगा। ये जो परमाणु है ये सन्निहिता गृह्यमाणा, आप कह रहे हो कि सन्निहित होते हुए तो वो गृह्यमाण हो जाएंगे, तो सन्निहित होकर गृह्यमाण होते हुए अतीन्द्रियत्वं जहति, फिर वो अतीन्द्रिय नहीं रहेंगे, इंद्रिय ग्राह्य हो गई, तो ये दोष आएगा। और वियुक्तश्च अगृह्यमाणा इंद्रिय विषयत्वं न लभन्ते इति। और आप कह रहे हैं कि जब वो वियुक्त हो जाते हैं, माने अलग अलग हो जाते हैं, तो अगृह्यमाणा गृहित न होते हुए इंद्रिय विषयत्व न लभन्ते इति, तब वो इंद्रिय के विषयत्व को प्राप्त नहीं होंगे, माने इंद्रियों से गृहित नहीं होंगे। यही तो कहा इन्होंने कि वियुक्त हो गए तो सब एक एक परमाणु बिखर गया। तो जैसे एक केश तैमेरिक को दिखाई नहीं देता है,
ऐसे एक परमाणु तो इंद्रियों से गृहीत नहीं होगा। और जैसे समूह तैमिरिक को दिखाई देता है केश समूह, ऐसे परमाणुओं का समूह इसको दिखाई देगा, तो ये इंद्रियों का विषय बन गया। तो दोनों तरफ से दोष आ गए ना। ते खलु इमे परमाणव सन्निहिता गृह्यमाणा अतीन्द्रियत्वं जहति, यहाँ अल्प विराम ले लीजिए। और वियुक्ताश्च गृह्यमाणा इंद्रिय विषयत्वं न लभन्ते इति सोयम द्रव्यांतर अनुत्पत्तौ अति महान व्याघात इति उपपद्यते द्रव्यांतरम यद ग्रहणस्य विषय इति। तो इस प्रकार से मानते हुए द्रव्यांतर अनुत्पत्तौ, द्रव्यांतर की अनुत्पत्ति मानने में अर्थात अवयवी की अनुत्पत्ति स्वीकार करने में अति महान व्याघात, बहुत बड़ा व्याघात हो जाएगा, बहुत बड़ा विरोध आ जाएगा वस्तुओं में। क्योंकि इंद्रिय कितनी भी मंद हो वो अपने विषय का परित्याग नहीं करती, और कितनी भी पटु हो दूसरे विषय को ग्रहण नहीं करती है। तो ये इंद्रियों के विषय है ही नहीं, तो दोनों तरफ से दोष आएगा। तो अति महान व्याघात इति उपपद्यते द्रव्यांतरम ग्रहणस्य विषय इति। द्रव्यांतर के ग्रहण का जो विषय है उसके ग्रहण करने के विषय में ये बहुत बड़ा व्याघात आ जाएगा यदि आप अवयवी को नहीं मानेंगे, तो द्रव्यांतर को नहीं मानेंगे। तो संचय मात्र विषय इति चेत, ये कह रहे हैं कि संचय मात्र जो है परमाणुओं का, तो बहुत सारे परमाणु है ना, और उनका संचय है। तो हम ये मानेंगे कि वृक्ष में एक तरह के परमाणुओं का संचय हो गया, पर्वत में अलग तरह के परमाणुओं का संचय हो गया, ऐसे परमाणुओं का अलग अलग संचय मान लेंगे। संचय मात्रम विषय इति चेत न संचयस्य संयोग भावात् तस्य च अतीन्द्रियस्य अग्रहणात् अयुक्तम। तो कह रहे नहीं, ये नहीं आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि संचयस्य संयोग भाव, संचय का मतलब क्या है? संयोग भाव। जैसे परमाणु साथ साथ आकर के संचित हो गई तो उनका एक सामान्य संयोग तो हो ही गया ना, विशेष संयोग तो ठीक है नहीं होगा। एक विशेष संयोग तो ये होता है कि इन परमाणुओं से ये हमने, जैसे मिट्टी के जो कण हैं उनका विशेष संयोग होगा तो उससे घड़ा बनेगा, एक विशेष संयोग होगा तो सुराही बनेगी, एक विशेष संयोग होगा तो कुछ और बनेगा, जो भी बनेगा, सकोरा बनेगा, दीपक बनेगा। पर सामान्य संयोग तो मिट्टी के सब परमाणुओं को जब डाल दिया तो ढेर की तरह से हो ही जाएगा ना, तो वो सामान्य संयोग कह रहे हैं। संचय से संयोग भाव, संचय का मतलब क्या है? संयोग भाव। तस्य च अतीन्द्रियस्य अग्रहणात्, और वो जो संचय है वो भी क्या है? अतीन्द्रिय है, तो उसका अग्रहण होने से अयुक्तम। तो भी ये आपका व्यवहार तो नहीं चलेगा, लोक व्यवहार तो आपका ये हेतु युक्त नहीं है कि संचय मात्र से हो जाएगा। उसी को और थोड़ा खोल के बता रहे हैं। संचय खलु अनेकस्य संयोगः, संचय किसको कहते हैं? अनेकों का जो सामान्य संयोग, ये अपनी तरफ से लगाना होगा, सामान्य संयोग है ये। जैसे मिट्टी के ढेर में मिट्टी के कण पड़े होते हैं। सच गृह्यमाण आश्रयो गृह्यते न अतीन्द्रिय आश्रय, और बोले वो जो हैं वो किसी गृह्यमाण आश्रय से गृहित होते हैं। जैसे मिट्टी के ढेर में मिट्टी के कण पड़े हुए हैं और अब कोई कहे कि भाई वो मिट्टी का ढेर उठा के लाना, तो उठा के लाएंगे क्या? क्योंकि वो किसी के आश्रय से नहीं है, वो बस आकर के इकट्ठे हो गए। और जब उनको ही घट में रखा जाएगा तो ये मिट्टी के परमाणु किसके आश्रय हो गए? घटाश्रय हो गए। तो घट के आश्रय से उनको उठाया लाया जा सकता है, उठा करके। तो ये जो परमाणु हैं ये कह रहे हैं सच गृह्यमाण आश्रयो गृह्यते, संचय खलु अनेकस्य संयोग। संचय का मतलब है अनेकों का संयोग, यही कहना चाह रहे हैं पूर्व पक्षी। सच गृह्यमाण आश्रयो गृह्यते न अतीन्द्रिय आश्रय, तो वो गृह्यमाण आश्रय से ही गृहित होते हैं। गृह्यमाण आश्रय मतलब कोई इंद्रिय, और ये क्योंकि इंद्रिय के विषय है नहीं तो ये गृहित कैसे होंगे? न अतीन्द्रिय आश्रय भवति ही इदम अनेन संयुक्तम इति, माने संचय किसको कहेंगे?
इदम अनेन संयुक्तम इति, ये इसमें संयुक्त है ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है। ये मिट्टी के परमाणु इस घड़े में संयुक्त हैं, ये मिट्टी के परमाणु इस सुराई में संयुक्त हैं, ये तंतु के परमाणु इस वस्त्र में संयुक्त हैं, ऐसे देखा जाता है। भवति ही इदम अनेन संयुक्तम इति तस्माद् अयुक्तम एतत्, इसलिए ये आपका हेतु अयुक्त है। गृह्यमाणस्य च इंद्रियेण विषयस्य आवरण आदि अनुपलब्धि कारणम उपलभ्यते। जो गृह्यमाण कोई भी द्रव्य है, कोई अवयवी है, उसका इंद्रिय के द्वारा गृह्यमाणस्य विषयस्य, जो गृह्यमाण विषय है वो तो इंद्रिय के द्वारा देखा जाता है। क्यों? आवरण आदि अनुपलब्धि कारणम उपलभ्यते, क्योंकि उसमें कोई आवरण आदि की अनुपलब्धि हो ऐसा तो कारण दिखाई देता नहीं है। जितने भी पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं, ये क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि कोई आवरण आदि है ही नहीं ना। तो जो भी गृह्यमाण है, घटपट आदि, वो सब हमें दिखाई देते हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई वो क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई आवरण होगा, ऐसा भी नहीं है। यदि वो अवयव इंद्रिय के विषय होते होते दिखाई देने चाहिए थे ना, जैसे कि अवयवी दिखाई देता है, ऐसे अवयव भी दिखने चाहिए थे, परमाणु भी दिखने चाहिए थे, क्योंकि कोई आवरण आदि की उपलब्धि तो है नहीं यहाँ पर। तस्मात् नेन्द्रिय दौर्बल्यात् अनुपलब्धि अणुनाम, इसलिए ये माना जाएगा कि अणु यदि दिखाई नहीं देते हैं, परमाणु की यदि अनुपलब्धि है, तो वो इंद्रिय के दौर्बल्य के कारण नहीं है, बल्कि अतीन्द्रिय होने के कारण है। इंद्रियों का विषय नहीं है ना वो, तो इसलिए यदि अवयवी को नहीं बनाएंगे जो कि इंद्रियों का विषय है, तो लोक व्यवहार नहीं चलेगा। तस्मात् न इंद्रिय दौर्बल्यात् अनुपलब्धि अणुनाम यथा इंद्रिय दौर्बल्यात् चक्षुषा अनुपलब्धिर गंधादीनाम इति। जैसे कोई ये बात नहीं कह सकता है कि चक्षु इंद्रिय की दुर्बलता के कारण गंध आदि की अनुपलब्धि है, ऐसा नहीं कह सकता ना कोई व्यक्ति, क्योंकि गंध आदि चक्षु आदि के विषय ही नहीं है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि ये परमाणु, एक परमाणु तो दिखता नहीं है और बहुत सारे परमाणु तो इंद्रिय से दिख जाएंगे, नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो इंद्रिय के विषय ही नहीं है, तो इसलिए नहीं दिखेंगे वो। जी, तो रूप मतलब अतीन्द्रिय होते हुए भी परमाणुओं में तो होगा ही ऐसे, पर हम उसका ग्रहण तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब परमाणु ही इतना सूक्ष्म, उसको ही नहीं देख पा रहे हैं, तो उसके रूप को भी हम कैसे देख पाएंगे? उसमें रूप है ये भी हमें कब पता लगेगा? जब कार्य द्रव्य को देखेंगे तो हम अनुमान प्रमाण से जानेंगे। वो तो अभी होता ही है सिद्धांती पक्ष में कि परमाणु में भी रूप है, स्पर्श है, ये तो कैसे पता लगा? अब ये भी से ही पता लगा कि भाई इसमें आ रहा है कार्य में, तो जरूर कारण में भी होगा। लेकिन यदि आप अवयवी का ही खंडन कर देंगे तब तो कुछ भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। परमाणुओं के समूह में फिर रूप क्यों उपलब्ध नहीं मानते? परमाणु के समूह में, परमाणु का समूह तो ऐसा ही है ना, क्योंकि हम ऐसे सोच रहे हैं अभी कि जैसे मिट्टी का ढेर है, उसका एक रूप आ गया, ऐसे ही परमाणु का होगा। मिट्टी का ढेर तो इंद्रिय का विषय है, इसलिए उसके रूप का ग्रहण हो जाएगा। पर परमाणु तो आप चाहे लाखों क्विंटल भी इकट्ठे क्यों ना कर दो, वो इंद्रिय का विषय ही नहीं है, तो वो नहीं होगा उसका ग्रहण। यही बात ये कह रहे हैं कि इंद्रिय के दौर्बल्य के कारण वो नहीं दिख रहे हों, ऐसा नहीं है, वो इंद्रिय के विषय ही नहीं है, इसलिए नहीं दिखेंगे। और इंद्रियां तो हमारे पास 5 ही हैं, तो हम व्यवहार करेंगे कैसे?